देश भर में 5वें चरण के तहत और प्रदेश में दूसरे चरण के तहत मतदान संपन्न हो चुका है। 12 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। चलिए इस वक्त सीधे जयपुर चलते हैं। प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, क्या कुछ अपडेट है? अगर वोट परसेंटेज को लेकर के आपसे समझना चाहें, 63% के आसपास फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं वो रहा है। क्या कहते हैं ये 63% के जो आंकड़े रहे हैं? प्रेम, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए इस वक्त पहले सतवीर के पास चल लेते हैं। सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से। सतवीर, आपसे समझना चाहेंगे कि बीकानेर की स्थिति क्या कुछ रही, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है बीकानेर की। यहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि टिकट मिलने के बाद, इवन मिलने से पहले ही किस तरीके के हालात बीजेपी में पैदा हुए यह हर कोई जानता है। तो ऐसे में आज का वोटिंग ट्रेंड क्या कुछ कहता है बीकानेर का? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी 6 बजने के साथ ही जो मतदान पूरी तरह से यहाँ पर मतदान संपन्न हो चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मतदान आज बीकानेर में हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में अपना हिस्सेदारी निभाई है और खासतौर पे जिला निर्वाचन विभाग ने जिस तरह के यहाँ पे जो कार्यक्रम किए थे और जिस तरीके से उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया था, वो एक तरफ से मान सकते हैं कि यहाँ पर सफल तरीके से वो यहाँ पे कामयाब हुए हैं। खासतौर पर आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ की सीट है, क्योंकि ये रोचक और हॉट सीट यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उन्हीं के मौसेरे भाई मदन गोपाल मेघवाल को उनके सामने खड़ा किया था। दोनों ही जो ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और उसके बाद तीसरी बार वो अपनी जो हैट्रिक है वो लगाने की यहाँ पे तमन्ना यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो बीजेपी ने उनको जो प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद उनका जो विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिला था। कई जगह कई संगठन ने उनका विरोध यहाँ पर शुरू किया था। खासतौर पर देवी सिंह भाटी ने भी उनका खुले तौर पर विरोध किया था और साफ तौर पर जो मीटिंगें करके उनको उनके एक तरफ अलग बोर्ड करने की लोगों से अपील भी की थी। वहां दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो मदन गोपाल मेघवाल जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अपना जो राजनीतिक जो करियर है वो अभी यहां से उन्होंने पहली बार शुरू कर रहे हैं इसी चुनाव से। दोनों में यहां पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है और खासतौर पर मतदाता जो है अब उन्होंने अपने जो मताधिकार का प्रयोग यहां पर कर लिया है। ईवीएम के मशीन के अंदर जो उनके जो भविष्य है वो यहां पर तय कर दिया है। लेकिन अब जब मतगणना होगी तो मतगणना के बाद में यह तय हो जाएगा कि यहां पर बीकानेर का जो ताज है वो किसके सर पे बैठेगा। खासतौर पर बीकानेर में अगर बात कर लें, क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे थे, लगातार उन्होंने सभाएं करी है। जो भी विधानसभा यहाँ पर 8 विधानसभा थी, वहां पर सभी विधानसभा में जाकर उन्होंने यहाँ पर दौरे किए हैं और दौरे करने के बाद में उन्होंने एक चीज यहाँ पर रखी है कि किसी जो बीजेपी की सरकार है और खासतौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला यहाँ पर बोला था। फिलहाल यहाँ के अगर वोटर प्रतिशत की हम बात, क्योंकि बीकानेर में अगर विधानसभा चुनाव की स्थिति देख लें तो वहां पे जो कुल 8 विधानसभा सीट हैं, बीजेपी ज्यादा मजबूत रही थी। अगर बीकानेर के सभी 8 लोग विधानसभा सीटों को देख लिया जाए, और यही वजह है कि शायद कांग्रेस ने वहां पे जोर कुछ ज्यादा लगाया। प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। प्रेम, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ इस वक्त चीजें निकल करके सामने आ रही हैं अगर वोट परसेंटेज को लेकर के आपसे समझना चाहें तो? देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। मतदान प्रतिशत को लेकर निर्वाचन विभाग के आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं। जो अभी हमको जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 64% मतदान प्रदेश में हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में यह करीब 3% ज्यादा मतदान है। हम बताना चाहेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में प्रदेश में 61.66% मतदान हुआ था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार भी राज्य के जो नव मतदाता है, जो युवा है, उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है। और जिस तरह राज्य निर्वाचन विभाग ने स्वीप गतिविधियां चलाई है प्रदेश भर में और जो जन जागरूकता अभियान जो चलाया है, उसी का ये सुखद परिणाम निकल कर सामने आया है, जिसके कारण मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। हम बताना चाहेंगे कि प्रथम चरण के चुनाव में 68.16% मतदान हुआ था। हालांकि प्रथम चरण के चुनाव की तुलना में अभी भी 3% मतदान कम हुआ है, लेकिन 2014 की तुलना में 3% मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ है। हम फिलहाल राजधानी जयपुर के
पंत कृषि भवन पर खड़े हैं, जहां मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मतदान अधिकारियों ने ताले लगा दिए हैं। अब कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर नहीं खड़ा है। लगभग इस क्षेत्र में आने वाले सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और जो सुरक्षा अधिकारी है वो भी अब मौके पर पहुंच गए हैं और मतदान पेटियों को अब यहां से ले जाने की तैयारियां की जा रही है। अभिषेक। बिल्कुल प्रेम, तो जिस तरीके से तैयारियां की गई इस बार चुनाव को लेकर के, कई आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, कई महिलाओं के लिए स्पेशल मतदान केंद्र बनाए गए, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि जो तैयारियां रही वो पूरी तरीके से पुख्ता रही? हां, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 70 शायद क्रॉस कर जाए इस बार, क्योंकि सुबह में जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड रहा वो ये दिखा रहा था कि हो सकता है कि इस बार 70 के पार पहुंच जाएं। 70 के पार पहुंचता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी जो रही है वो एक विलेन के तौर पे सामने आया। बड़ा कांड मानी जा रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लंच के बाद जो मतदान हुआ था उसमें काफी कम वोटिंग हुई थी। सुबह के समय जो मतदान हुआ था उसमें वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। तो कह सकते हैं कि कुछ गर्मी है या मौसम की दिक्कत है, उन्हीं के कारण संभवतः मतदाता अपने घरों से नहीं निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन विभाग ने जो तैयारी की है उसके सुखद परिणाम सामने आए हैं और मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें भाग लिया है। निर्वाचन विभाग काफी समय से ही स्वीप गतिविधियां प्रदेश भर में चला रहा था। अभी कुछ देर पहले ही हमारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार से बात हुई थी। उन्होंने राज्य में जिस तरह के मतदान प्रतिशत बढ़े है उस पर खुशी जताई है और सभी प्रदेशवासियों का आभार जताया है कि राज्य के लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब से कुछ देर बाद यानी 7:30 बजे कुल वोटिंग परसेंटेज के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मीडिया को जानकारी देंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सचिवालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राज्य में क्या क्या गतिविधियां आज दिन भर की जो घटनाएं उनकी जानकारी मीडिया कर्मियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी देंगे। अभिषेक। बिल्कुल, हर किसी को इस बात का भी इंतजार रहेगा। अरबाज के पास चलते हैं, सीकर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, अगर सीकर की स्थिति हम आपसे समझना चाहें तो सुमेधानंद सरस्वती के लिए यहां पर क्या कुछ चुनौतियां रही हैं, क्योंकि वर्तमान में वो यहां से सांसद हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी एक एक्स्ट्रा होगा कि इस सीट को वो बचाएं। तो ऐसे में किस तरीके की चुनौतियां जो हैं सीकर में इस बार उनके सामने रही हैं? सीकर में जो बड़ी चुनौती है सुमेधानंद सरस्वती के लिए वो है सुभाष महरिया, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि सुभाष महरिया खुद 3 बार बीजेपी से सांसद रहे हुए हैं और इस इलाके में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, जबकि सुमेधानंद सरस्वती यहां से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बाहर से ताल्लुक रखते हैं। उनका यहां आना और उतना मूवमेंट और लोगों से जुड़ाव नहीं रहा जितना जो फील्ड पर अगर देखा जाए जुड़ाव लोगों से सुभाष महरिया का रहा। सुभाष महरिया कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आने के बाद में उन्होंने बाकायदा अब जो है पूरी तैयारी से कांग्रेस से चुनाव लड़ा है और 2 फैक्टर उनको बेनिफिट जो यहाँ पर है फायदा करेंगे। अगर देखा जाए एक तरफ कांग्रेस से टिकट लेकर के जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हैं वो उनकी तरफ आएंगे, दूसरा एक लंबे अरसे से जो उनका ग्राउंड वर्क रहा वो उनको काफ़ी फायदा दिलाएगा। इससे जो चुनौतियां हैं वो डबल बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछली बार जो एक लहर का असर था उसका काफ़ी फायदा सुमेधानंद सरस्वती को मिला था, लेकिन ग्राउंड पर अगर देखा जाए जो इलाके हैं जहाँ पर हम काफ़ी रूरल एरियाज में भी गए वहाँ पर काफ़ी क्रेज़ उनका देखने को मिला, क्योंकि लोग यहाँ पर जो सेंटर में चेहरा है उससे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उसके नाम पर यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर सीकर जो है लोकसभा क्षेत्र में सुबह देखने को मिले थे, अगर वैसा ही वोटिंग ट्रेंड जारी रहता तो 70 से प्लस यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जा सकता था और ज़्यादा इससे बेहतर जो है मतदान में इजाफा हो सकता था। लेकिन अभी जो हालात हैं वो तकरीबन 65 से 66 के बीच है और इसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। और चुनौतियां जो हैं वो साफ तौर पे सुमेधानंद सरस्वती के सामने बहुत सारी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए। साथ ही साथ हमारे सहयोगी प्रेम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर, गोवर्धन, दीपक, सौरभ, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम
जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट्स को देने के लिए। 12 लोकसभा सीटों के लिए मरुधना में आज दूसरे चरण के तहत मतदान संपन्न हो चुका है। हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त अलवर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अलवर की स्थिति क्या कुछ रही, वहां का वोटिंग टर्नआउट आज का क्या कुछ रहा और वोटिंग ट्रेंड कहता क्या है, क्योंकि अलवर जो है सबसे हॉट सीटों में से एक है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अलवर जो है वो हॉट सीट है, ना केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश की निगाहें इस सीट पर है, क्योंकि यहाँ से बाबा और राजा दोनों लोग जो है मैदान में हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है भंवर जितेंद्र सिंह, वो पूर्व राजघराने से यहाँ पर ताल्लुक रखते हैं, और बाबा बालकनाथ जो है वो महंत हैं, महंत चांदनाथ के वो शिष्य हैं, जो पहले जो है वो सांसद यहाँ से रह चुके हैं। यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट की आप बात कह रहे हैं, वोटर टर्नआउट अभी जो है वो 66 से 67% के बीच जो है वो झूल रहा है निर्वाचन विभाग के साइट की अगर बात करें तो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा हम उम्मीदें जता रहे थे कि पिछली बार से इस बार वोटर टर्नआउट कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी भी जो है वो कई जगहों से सूचनाएं आना बाकी है। तो वोटर टर्नआउट जो है वो 67% को क्रॉस कर सकता है, इस तरह की पूरी संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि पिछले चुनाव से जो है वो ज़्यादा इस बार वोटर टर्नआउट यहाँ पर रहा है। मतदाताओं ने खास उत्साह यहाँ पर जताया जा रहा है। जहाँ तक ट्रेंड की बात है तो ये जो मतदान का प्रतिशत है ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है और यहाँ पर नेक टू नेक फाइट होने वाली है। क्योंकि अगर ये वोटिंग परसेंट थोड़ा सा ऊपर 4-5% ऊपर या 4-5% नीचे होता तो कुछ साफ कह पाना यहाँ पर संभव होता है कि ये किसके फेवर में जा रहा है। लेकिन जिस अंक पर आकर ये अटक गया है वहाँ से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, और ये साफ तौर पर माना जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। दोनों जो प्रत्याशी है भाजपा और कांग्रेस के बीच। बसपा की अगर बात करें तो पहले उसे मुकाबले में माना जा रहा था, लेकिन वोटिंग ट्रेंड के बाद में ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि बसपा अब मुकाबले में कहीं नहीं है। सीधा जो मुकाबला होना है वो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच ही होना है। तो अच्छा खासा वोटर टर्नआउट रहा है, और ख़ासतौर से पूरी जो बेल्ट है, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। एक और चीज दिनेश, अगर अलवर लोकसभा सीट की बात की जाए तो माना यह जाता है कि अलवर और अजमेर के जो उपचुनाव थे और मांडलगढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव था 2018 में, वही वो उपचुनाव रहे जिसने कांग्रेस को एक तरीके से संजीवनी दी। तो ऐसे में अलवर ने यहां अपने जो वर्तमान सांसद हैं उनको बाहर किया और भंवर जितेंद्र सिंह को अगर मैदान में उतारा है, तो भंवर जितेंद्र के सामने चुनौतियां यहां क्या कुछ दिख रही हैं। साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ बीजेपी को देखा जाए तो बाबा बालकनाथ के सामने यहां क्या चुनौती है। जी बिल्कुल, देखिए चुनौतियों की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो भंवर जितेंद्र सिंह के सबसे बड़ी चुनौती है वो मोदी लहर है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जो है वो मोदी लहर पर सवार हैं, और ख़ास तौर से ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें भी ख़ास तौर से जो है वो भाजपा के पक्ष में जो है वो अच्छा खासा रुझान यहाँ पर देखने को मिला है। तो मोदी और जिस तरीके से मोदी ने सभा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साफ तौर पर उन्होंने यहाँ इस तरीके से यह आह्वान किया कि आप कोई भी वोट डालेंगे तो वो सीधे मोदी के खाते में जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो मोदी वर्सेज भंवर जितेंद्र सिंह के बीच यहाँ पर मुकाबला होने वाला है। बाबा बालकनाथ बीच में कहीं नहीं है, मोदी लहर पर वो सवार है, और मोदी लहर कितना जो है वो बाबा बालकनाथ का फेवर कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। जहां तक भंवर जितेंद्र बाबा बालकनाथ के सामने चुनौतियों की बात है तो भंवर जितेंद्र सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ जो है वो बाहरी प्रत्याशी हैं और उनका जो खुद का वोट तक जो है वो अलवर सीट पर नहीं है। तो ऐसा प्रत्याशी जब चुना जाएगा जिसका खुद का वोट यहाँ पर नहीं है, वो किस तरीके से अलवर का भला कर पाएगा, यहाँ के लोगों के जो है विकास के कार्य कर पाएगा। तो ये जो चुनौतियां हैं खास तौर से इस चुनाव में देखी जाएगी दोनों के सामने। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि ये काफ़ी अहम चुनाव है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी है। बाबा और राजा के बीच में चुनाव है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा दिनेश कि चुन करके आता है तो आता है कौन, और ये स्पष्ट हो जाएगा 23 मई को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इन तमाम विश्लेषण के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो
तो इलेक्शन का मतलब न्यूज 18, ऐसा क्यों? वो वजह यही है कि सुबह से लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे आज लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हर कोई अपनी आहुति डाल रहा है। और अगर बात कर ली जाए वोटिंग की, देश के अलग अलग राज्यों में 7 राज्यों में आज वोटिंग हुई 51 लोकसभा सीटों पर। प्रदेश की, राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो यहां 12 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए, जहां से पल पल के अपडेट्स, हर एक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी था, जो आपके लिए महत्वपूर्ण था, हमारे संवाददाताओं ने हर लोकसभा सीट से, वहां के बूथों से एक एक अपडेट आप तक पहुंचाया। और साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम हो या फिर हमने जो चीजें आप तक पहुंचाई, हमारे डेस्क के लोग हों, सबने हर चीज आप तक पहुंचाई। और यही वजह है कि न्यूज 18 को इलेक्शन का मतलब ही कहा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।